So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। आज की जो वीडियो रहने वाली है, इसके अंदर हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। कल जो हम लोगों ने बात की थी इस चैप्टर के अंदर, हम लोगों ने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो थे, है ना, जो प्रिंसिपल्स थे, है ना, या जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे, जिसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दो मेजर लॉज देखने को मिलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है। मेंडल की बात हम लोगों ने की थी, मेंडल की कंट्रीब्यूशन की बात की थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात की थी। तो काफी सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, या आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, है ना, नहीं समझ में आया, नहीं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, अगर नहीं भी समझ में आया कुछ, देन प्लीज शेयर योर डाउट्स। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, देन प्लीज डू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड फिर इस वीडियो को देखिए। ओके। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने काफी सारी बातें कर ली। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। When experiments or on peas were repeated, है ना, using other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent and was in between two। यानी कि जो पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स मेंडल ने कंडक्ट किए थे, जब वो एक्सपेरिमेंट्स कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके दूसरे प्लांट्स के ऊपर किए गए, है ना, सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स जो है, जब वो कैरी आउट किए गए कुछ और ट्रेड्स को लेके, है ना, जो है जब किए गए, तो ये पता चला कि जो F1 थी, है ना, यानी कि जो F1 प्रोजिनी थी, फीलियल वन प्रोजिनी जो थी, वहां पर कुछ ऑफस्प्रिंग्स जो थे, है ना, यानी कि ये जो प्रोजिनी थी इसके अंदर जो है कुछ कुछ फिनोटाइप्स ऐसे थे, है ना, या ये जो प्रोजिनी थी उनमें कुछ के फिनोटाइप्स ऐसे थे, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जो किसी एक पेरेंट से, किसी एक भी पेरेंट से कंप्लीटली रिजेंबल नहीं कर रहे थे, है ना। तो यानी कि वहां पर क्या देखने को मिला कि दोनों में से एक भी ट्रेड जो है, ठीक है, नीदर द डोमिनेंट वन नॉर द रिसेसिव वन, दोनों में से एक भी ट्रेड खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा था, ऐसा देखने को मिला। ओके। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर। अब डॉग फ्लावर क्या होता है? इट इज बेसिकली स्नैप ड्रैगन, है ना। ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। F1 had the phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two। ओके। नेक्स्ट जो बात हो रही है वो हो रही है एग्जाम्पल की। ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर विच इज स्नैपड्रैगन और एंटी राइनम स्पीशीज। ठीक है। यहां से बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है। ठीक है। In a cross breeding between two true breeding red flowered and true breeding white flowered plants, the F1 or the filial one progeny was pink। ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ मैं, है ना। सो जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई, है ना, अब इसको समझते हैं। देखो क्या लिया गया। ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड प्लांट्स, ठीक है, और ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर प्लांट्स। अब इसके अंदर क्या है, ये जो रेड कलर है ना, ये डोमिनेंट ट्रीट है फ्लावर कलर का, एंड जो व्हाइट फ्लावर्स है ये रिसेसिव ट्रीट है। जब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स ऑफ टू डिफरेंट कलर्स, इनके बीच में जब क्रॉस करवाया गया, तो अच्छा, यहाँ से गैमेट्स कौन कौन से आएंगे, यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से स्मॉल आर आएगा। तो जो F1 जनरेशन देखने को मिली, अब अगर इसको हम लोग हाइट वाले एग्जाम्पल से कंसीडर करें जो पी प्लांट के अंदर किया था, उसके अंदर भी हम लोगों को जो देखने को मिला था वो यही देखने को मिला था, है ना। यानी कि हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट देखने को मिले थे, है ना। होमोजाइगस नहीं थी जो प्रोजिनी मिली थी हमको F1 के अंदर, बट वो किसी एक पेरेंट से रिजेंबल कर रही थी। तो यहाँ पे ये नहीं समझ लेना कि आर आर बन रहा है तो इसका मतलब वहां पर रेड फ्लावर्स बने। ठीक है। जब उन फ्लावर्स को ऑब्जर्व करा गया तो वहां पे जो कलर था दैट वाज पिंक कलर, नॉट रेड कलर। ठीक है। और ना ही व्हाइट कलर था। सो वहां पर जो है वो पिंक कलर देखने को मिला। ठीक है।
अब क्या करवाया गया, इन्हीं के अंदर सेल्फिंग करवाई गई, ये जो पिंक फ्लावर्स मिले इन्हीं के अंदर सेल्फिंग करवाई गई। जब इनके अंदर सेल्फिंग करवाई गई तो यहां से क्या हुआ, ये गैमेट्स आए, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इनकी क्रॉसिंग करवाई गई है ना, जब इनकी क्रॉसिंग करवाई गई तो वहां पर रेड फ्लावर्स भी देखने को मिले, पिंक फ्लावर्स भी देखने को मिले, और व्हाइट फ्लावर्स भी देखने को मिले। किस रेशो के अंदर देखने को मिले, 1:2:1 रेशो के अंदर देखने को मिले। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, ट्रू ब्रीडिंग रेड प्लांट्स थे, ठीक है, और ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट प्लांट्स, तो यहाँ पर ये बन गया, क्या बन गया, पिंक कलर के फ्लावर्स यहाँ पर बन गए। अब इन पिंक कलर के फ्लावर्स के अंदर जब सेल्फिंग करवाई, ठीक है, जब इनके अंदर सेल्फिंग करवाई तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जहां पर कैपिटल आर था वहां पर जो है दैट मीन्स वो रेड रेड कलर के फ्लावर्स फॉर्म हुए। कैपिटल आर स्मॉल आर मीन्स पिंक कलर के फ्लावर्स फॉर्म हुए, एंड स्मॉल आर डिनोट्स के वहां पर व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी देखने को मिले। ओके, ये यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन द F1 was self pollinated the F2 resulted in the following ratio, है ना। अब ये रेशो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 1:2:1। अब 1 किसकी है, रेड फ्लावर्स के लिए, 2:2 मीन्स वो पिंक फ्लावर्स के लिए, एंड 1 इज फॉर व्हाइट फ्लावर्स। ओके, here, the genotype ratios were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross, but phenotype ratios has changed from 3:1 dominant recessive ratio। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है ना, यहाँ पर क्या हुआ, जो जीनोटाइप रेशो थी, है ना, जीनोटाइप रेशो तो वही मिली जो किसी भी मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए थी। बट जो फिनोटिपिक रेशोज थी, जो फिनोटिपिक रेशोज थी वो क्या हो गई, 3:1 रेशो से चेंज हो गई। यही तो हुआ ना यहाँ पर, 3:1 से चेंज हो गई यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशो है, क्योंकि यहाँ पर अब सिर्फ दो कलर के फ्लावर्स ऑब्टेन नहीं हुए, एक थर्ड कलर का थर्ड फ्लावर कलर भी यहाँ पर देखने को मिला उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर। ठीक है, सो ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो जीनोटाइप रेशो थी वो तो मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह सेम रही, बट जो फिनोटिपिक रेशो थी वो 3:1 से चेंज हो गई। ठीक है, वो क्या हो गई, 1:2:1 हो गई। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर फिनोटिपिक रेशो क्या देखने को मिली थी, तो आप 3:1 नहीं लिखेंगे, आप 1:2:1 लिखेंगे। या अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो आप एग्जाम्पल भी वहां पर क्या बताएंगे, आप वहां पर स्नैपड्रैगन या एंटी राइनम का फ्लावर बताएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, बहुत ही बेसिक बात है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वहां पर जो डोमिनेंस है किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट की, वो कंप्लीटली खुद को शो ही नहीं कर पा रही है। ओके, what happened was that R was not completely dominant over small r, and this made it possible to distinguish capital R small r as pink from capital R and small r। यही मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल आर है वो खुद को कंप्लीटली डोमिनेट कर ही नहीं पा रहा है स्मॉल आर के ऊपर। ठीक है, यानी व्हाइट फ्लावर्स के ऊपर जो है, रेड कलर के जो फ्लावर्स हैं उस प्लांट के अंदर खुद को कंप्लीटली डोमिनेट कर ही नहीं पा रहे हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ explanation of the concept of dominance. What exactly is dominance? Why are some allele dominant and some recessive? Tackle these questions, we must understand what a gene does। ठीक है, आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि जीन का काम होता क्या है ना। एवरी जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, ये हमें पता है ऑलरेडी कि जीन के पास ही वो इंफॉर्मेशन होती है जिसकी हेल्प से वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को क्या कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। ओके, नाउ इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, there are two copies of each gene, that is a pair of allele। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। Now these two alleles need not always to be identical as in heterozygote। अब जरूरी तो नहीं है ना हर बार ये जो दो एलील्स होंगे वो सेम ही होंगे, है ना। हेटेरोजाइगोट्स के केस में हमने देखा कि जो दोनों एलील्स है वो सेम नहीं थे, है ना। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगॉन। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे।
विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट द पर्टिकुलर एलील कंटेन्स। ठीक है, यानी कि जो दूसरा एलील है वो किस वजह से डिफर कर सकता है। वन ऑफ द रीजंस कैन बी के उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से क्या हुआ, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो वो एलील के पास में थी उसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले, जिसकी वजह से वो जो एलील था वो दूसरे एलील से डिफर करा। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। नाउ देयर आर टू कॉपीज ऑफ दिस जीन, द टू एलिलिक फॉर्म्स। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, यस। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। नाउ देयर आर टू कॉपीज ऑफ दिस जीन, the two allelic forms. Okay, let us assume that the normal allele produces the normal enzyme that is needed for the transformation of substrate S, है ना। Theoretically the modified allele could be responsible for production of normal or less efficient enzyme, और हैज अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम एट ऑल। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐसे जीन का एग्जांपल लिया जिसके पास में एंजाइम प्रोड्यूस करने की इंफॉर्मेशन है, जिसके पास में वो कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है कि एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकता है। अब उस एंजाइम की दो एलिलिक फॉर्म्स हो सकती, सॉरी, उस जीन की जो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा उसकी दो कॉपीज हो सकती है, यानी दो एलिलिक फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब हमने मान लिया कि जो नॉर्मल एलिलिक फॉर्म है वो क्या कर रही है, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है जो हम लोगों को सबस्ट्रेट जो होता है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए। ठीक है, अब वहीं पे जो मॉडिफाइड एलील होगा, ये तो नॉर्मल एलील की बात हुई, जो मॉडिफाइड एलील होगा वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, या तो वो क्या करेगा, एक नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए हैं, इसी वजह से तो उसकी एलीलिक फॉर्म चेंज हुई, है ना। या वो एक नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, या हो सकता है वहां पर कोई एंजाइम वो प्रोड्यूस ही ना करे, है ना। सो ये बेसिकली क्यों हुआ, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर जीन था उसकी उस पर्टिकुलर एलीलिक फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन हुई। ओके, उसकी उस पर्टिकुलर एलीलिक फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन हुई, ठीक है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग थोड़ा सा अबनॉर्मली बिहेव करेगा। ओके, अच्छा, ये जो फिगर आपको दिखाई हुई है ये स्नैपड्रैगन प्लांट की दिखाई है। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई भी एक जो एलील है वो दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट कर नहीं पा रहा है। ठीक है, सो बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंसी आपको दिखाया हुआ है। ओके, नाउ इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, that is it will produce the same phenotype or trait that is result in the transformation of substrate S. Such equivalent allelic pairs are very common. But if the allele produce a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected. The phenotype or trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. Now, this point is very important. अभी एक एक करके ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। The unmodified or the functioning allele, which represent the original phenotype, is the dominant allele, and the modified one is the recessive allele. Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. अब देखो क्या हुआ, फर्स्ट केस के अंदर क्या हुआ, या तो हो सकता है जब हम लोगों ने इस एलील के अंदर मॉडिफिकेशंस की, अब जब एलील के अंदर मॉडिफिकेशन हुई तो वहां पर हो सकता है ना कि वो नॉर्मल एंजाइम भी प्रोड्यूस कर दे, या हो सकता है एंजाइम प्रोड्यूस करे, नॉर्मल ना हो बट हो सकता है थोड़ा सा लेस एफिशिएंट हो, बट एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस केस के अंदर जो मॉडिफाइड एलील है वो अनमॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट काम करेगा, यानी कि वहां पर क्या होगा, बेसिकली इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप और ट्रेट। ठीक है, यानी कि वहां पर सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर एलील की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट का जो है ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर देखने को मिलेगा। ओके, सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन। ठीक है, ऐसे हम लोगों को अक्सर देखने को मिल जाते हैं। बट अगर क्या हुआ, एक एलील ने एक एलील ने क्या किया, अभी नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर दिया या नो एंजाइम प्रोड्यूस करा, अब उस केस के अंदर क्या होगा, फिनोटाइप इफेक्ट होगा। फिनोटाइप उस केस के अंदर क्या होगा, इफेक्ट होगा। और जो फिनोटाइप या ट्रेट है वो किसके ऊपर सिर्फ डिपेंड करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील, यानी कि
अब अनमॉडिफाइड एलील क्या है? बेसिकली इट इज द नॉर्मल एलील। ओके, इट इज द नॉर्मल एलील। नाउ द अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा डोमिनेंट एलील हो जाएगा। ठीक है। क्या बेसिकली जो अनमॉडिफाइड या फंक्शनिंग एलील है वो क्या करेगा? डोमिनेंट एलील हो जाएगा। और जो मॉडिफाइड एलील है वो क्या हो जाएगा? इट इज द रिसेसिव एलील। ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है? जो रिसेसिव ट्रेट देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो रिसेसिव ट्रेट देखने को मिल रहा है, किसकी वजह से देखने को मिल रहा है? या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम की वजह से, या फिर नो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम की वजह से। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सोचे कि मैम हर कॉन्सेप्ट को लेके बोल देते कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये असल में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोडोमिनेंस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोडोमिनेंस। Till now, we were discussing crosses where the F1 resembled either of the two parents, which was dominance, or was in between, जहां पर incomplete dominance की बात हुई. But in case of co-dominance, the F1 generation resemble both parents. Now, this is very important. Co-dominance में क्या होगा? कोडोमिनेंस के अंदर जो F1 जनरेशन होगा, यानी फीलियल वन प्रोजेनी होगी, वो दोनों पेरेंट से रिजेंबल करती है। अब इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन एग्जांपल इज different type of red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings। यानी कि अगर आपसे कोडोमिनेंस का कोई कॉमन एग्जांपल पूछा जाए तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ये एग्जांपल अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल अक्सर पूछ लिया जाता है। नाउ एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। Plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene। अब क्या होता है? जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में क्या होता है? वहां पर शुगर पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब शुगर पॉलीमर क्या करते हैं? उसके सरफेस से प्रोट्रूड करते हैं। ठीक है। और जो टाइप ऑफ शुगर है वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है जीन। ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है जीन। अब ये जो जीन आई होगा, इसके तीन एलील्स होंगे, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है। जो आई ए और आई बी होता है, कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी और साथ में आर। ठीक है। कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई ए, आई बी, दे प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, while allele I does not produce any sugar। अच्छा, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, है ना। अब जो आई ए और आई बी है वो क्या करेंगे? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर प्रोड्यूस करेंगे, वाइल एलील आई जो होगा वो किसी भी टाइप की शुगर को प्रोड्यूस नहीं करेगा। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अब ह्यूमंस क्या होते हैं? ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब देखो ह्यूमंस क्या होते हैं? ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो एक इंडिविजुअल के पास में, एक ह्यूमन बीइंग के पास में इन तीन एलील्स के अंदर से कोई दो ही एलील्स आ सकते हैं। हो सकता है आई ए आ जाए, आई बी आ जाए, हो सकता है आई ए आ जाए, हो सकता है आई बी आ जाए, हो सकता है आई ए और स्मॉल आई आ जाए। किसी भी तरीके से बेसिकली पेयर्स बन सकते हैं, ना, किसी भी तरीके से उनके पेयर्स बन सकते हैं। नाउ आई ए एंड आई बी, दे आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। That is in other words, when IA and small I are present, only capital IA express because I does not produce any sugar। Okay, अब ये ना आपको याद रखना है। ठीक है। जो आई और आई भी होंगे ये क्या होते हैं? बेसिकली स्मॉल आई के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं। और जो स्मॉल आई होता है ये कोई भी टाइप की शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, है ना, इसी वजह से क्या होगा, इसको मैं रेड से अंडरलाइन कर देती हूँ। जब भी कैपिटल आई ए और स्मॉल आई प्रेजेंट होंगे तो वहां पर सिर्फ आई ए एक्सप्रेस करेगा। जब भी कैपिटल आई बी और स्मॉल आई प्रेजेंट होंगे तो सिर्फ आई बी एक्सप्रेस करेगा। ओके। बट जब आई ए और आई बी प्रेजेंट होंगे तो ये दोनों खुद को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ये दोनों खुद को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज ऑफ को डोमिनेंस। ओके, बिकॉज ऑफ को डोमिनेंस ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस मतलब
खुद को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, हेंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर्स। सिंस देयर आर थ्री डिफरेंट एलील, देयर आर सिक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील देयर आर दैट आर पॉसिबल, है ना। एंड अ टोटल ऑफ सिक्स जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन एबियो ब्लड टाइप्स। ठीक है, अब ये टेबल बहुत ध्यान से देखनी है आपने, इसको बहुत ध्यान से देखना। जस्ट अ मिनट, यस। अब ये देखो, ये दिखाया है एलील फ्रॉम द पेरेंट वन, एलील फ्रॉम द पेरेंट टू, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग और ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल आई ए कैपिटल आई ए, यही मैंने आपको बताया था अभी। तो इस केस में क्या होगा, कैपिटल आई ए यानी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी यानी आई ए आई बी, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, इस केस में क्या हो जाएगा, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई यानी ब्लड ग्रुप फिर से ए। कैपिटल आई बी कैपिटल आई ए यानी कि वहां पर फिर से ए बी। कैपिटल आई बी तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी। कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, इस केस के अंदर भी ब्लड ग्रुप जो होगा वो बी होगा। स्मॉल आई जब भी होगा तो वहां पर जो जीनोटाइप होगा वो भी स्मॉल आई होगा, और जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी ओ। ओके, दैट विल बी ओ। नाउ आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से बेसिकली ब्लड ग्रुप्स बने। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर एक ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके एलील्स कौन से रहे होंगे, तो इसमें हो सकते हैं ना दो केसेस, कैपिटल आई ए ये हो सकता है, सिमिलरली कैपिटल आई ए और स्मॉल आई भी हो सकता है। सिमिलरली ब्लड ग्रुप बी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और ए बी के लिए क्या हो सकता है, ए बी के लिए ये हो सकता है कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, या फिर कैपिटल आई बी कैपिटल आई ई। ठीक है, इसका भी लिख देती हूँ चलो मैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, कैपिटल आई बी कैपिटल आई बी कैपिटल आई बी एंड स्मॉल। ठीक है, सो इस तरीके से बेसिकली डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। और जब भी स्मॉल आई होगा तो वहां पर ये ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। ओके, do you realize that the example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple alleles? ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। Here you can see that there are more than two alleles. Okay, just a minute. Yes. There are more than two alleles governing the same characters. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, देयर आर थ्री कैरेक्टर्स या मोर देन टू कैरेक्टर्स, दे आर बेसिकली गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। ब्लड ग्रुप को ही तो बेसिकली वो कर रहे हैं ना। सो इस केस के अंदर क्या है, इसको हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म भी बोल देते हैं। Since in an individual only two alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made. अब देखो, एक इंडिविजुअल के अंदर तो दो ही एलील्स प्रेजेंट होंगे ना, यानी मल्टीपल एलील्स कब हम लोगों को मिलेंगे, जब हम पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करें, इंडिविजुअल की स्टडी पे नहीं मिल सकते। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। Occasionally, a single gene product may produce more than one effect. For example, starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. Okay, it has two alleles, capital B and small b. Starch is synthesized effectively by capital B homozygotes and therefore large starch grains are produced. Okay. अब ये क्या बोल रहा है कि कई बार क्या होता है, एक सिंगल जीन प्रोडक्ट क्या कर देता है, मोर देन वन इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। एग्जाम्पल किसका है, स्टार्च सीड का। अब स्टार्च सीड सिंथेसिस के स्टार्च का जो सिंथेसिस है पी सीड्स के अंदर, वो एक जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके टू एलिलिक फॉर्म्स है, एक ये और एक ये। बोला जा रहा है कि जब इस होमोजाइगोटिक पेयर के अंदर वो प्रेजेंट है, वहां पर लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, मोर नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट जब स्मॉल बी होमोजाइगोट्स है तो वहां पर लेस एफिशिएंसी ऑफ स्टार्च सिंथेसिस देखने को मिल रही है, और स्मॉलर स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, जो उनका स्टार्च ग्रेन का साइज है वो भी कंपैरेटिवली क्या है, छोटा है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड्स, कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड स्मॉल बी सीड्स आर wrinkled. Heterozygotes produce round seeds and B seems to be the dominant allele. वही शो गया यहाँ पर भी कि जब हेट्रोजाइगोट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पर बी क्या कर रहा है, कैपिटल बी खुद को डोमिनेट कर रहा है स्मॉल बी के ऊपर। बट द स्टार्च गेन प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज, वहां पर राउंड सीड्स तो है, ठीक है, बट लार्ज नहीं है। ठीक है, लार्ज साइज नहीं है उनका जो साइज है। ओके, उनका जो साइज है दैट इज इंटरमीडिएट। ठीक है, इनका जो साइज देखने को मिल रहा है दैट इज
intermediate size. Okay. Now, so if the starch grain is considered as a phenotype, then from this angle the allele shows incomplete dominance. ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर स्टार्च ग्रेन के साइज को हम लोगों ने क्या करा, एक फिनोटाइप कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलील क्या कर रहा है, बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। ठीक है, एलील इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। ऑब्वियसली ना, देखो साइज जो है वो लार्ज भी नहीं है और वो स्मॉल भी नहीं है, इंटरमीडिएट साइज है, तो ऑब्वियसली वो साइज के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो वहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जांपल ये आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट। ओके। Now, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on particular phenotype that we choose to examine. In case more than one phenotype is influenced by the same gene. ओके okay. यानी कि जो डोमिनेंस है इट इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर। ठीक है, किसका, जीन या फिर प्रोडक्ट है जिसके पास में उसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, जीन प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है और कौन सा पर्टिकुलर फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी ये क्या करता है, बेसिकली डिपेंड करता है। ठीक है, as it does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene। ठीक है, यानी कि बेसिकली वो क्या कर रहा है, बेसिकली उस फिनोटाइप को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो बेसिकली हम लोग कब कंसीडर करते हैं, जब मोर देन वन फिनोटाइप जो है वो सेम जीन से इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। काफी बड़ा टॉपिक था, है ना, काफी बड़ा टॉपिक था, बट काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी इसके अंदर कवर कर ली, है ना। ओके, चलो कोई बात नहीं। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोगों को इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स को कवर करना है। जस्ट अ मिनट। यस, नाउ दैट इज ओके। यस, क्या हो रहा है, यस नाउ इट इज ओके। अभी मैं इसके साथ में ज्यादा छेड़खानी नहीं करूंगी, वरना मेरा लैपटॉप मुझे प्रॉब्लम देगा, वीडियो रह जाएगी बीच में। नाउ वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बात करी है, अब हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की बात करेंगे। एंड इसी के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हम लोग करेंगे। ये काम भी किसने किया था, ये काम भी किया था मेंडल साहब ने। ठीक है, नाउ okay. Mendel also worked with and crossed pea plants that differed in two characters as seen in the cross between a pea plant that has seed with yellow color and round shape and the one that has seeds of green color and wrinkle shape। अभी इसकी फिगर हम लोग देखेंगे। सो मेंडल ने सिर्फ ऐसा ही नहीं किया, सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के ऊपर काम नहीं किया जिनके अंदर एक कैरेक्टर डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर शो कर रहा था, यानी डिफरेंट एलीलिक फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट था। उसने ऐसे भी प्लांट्स को भी क्रॉस करवाया जिसके अंदर दो डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या थे, वो जो पर्टिकुलर प्लांट था वो दो कैरेक्टर्स के अंदर क्या कर रहा था, एक दूसरे से डिफर कर रहा था। नाउ Mendel found that the seeds resulting from the crossing of parents had yellow colored and round shaped seeds. Okay. अच्छा चलो, अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बात हो रही है, येलो एंड राउंड सीड्स वहां पर लिए गए एंड दूसरे रिंकल्ड ग्रीन सीड्स वहां पर लिए गए। अब ये देखो, इस फिगर को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ये जो फिगर आपको दिखाई हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो तो पूछी जाती है। अगर मैं थ्योरी एग्जाम्स की यानी सीबीएसई एग्जाम्स की बात करूं, बोर्ड एग्जाम्स की, तो आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा एक्सप्लेन करने को बोल देंगे, तो वहां पर आपको क्रॉस बना के दिखाना पड़ेगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, अब ये क्या थी, दिस वाज पेरेंटल जनरेशन जिसके अंदर राउंड येलो सीड्स लिए गए
अब राउंड भी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, येलो सीड्स भी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इसको इस तरीके से शो किया गया। रिंकल्ड ग्रीन को किस तरीके से शो किया गया, RRYY। ठीक है। अब अगर आप में से कोई ये पूछने लगे कि हमने रिंकल्ड को जो है वो स्मॉल आर से क्यों दिखाया, डब्ल्यू से क्यों नहीं, तो वो बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए सेम लेटर को यूज करते हैं कैपिटल और स्मॉल फॉर्म में, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ से गैमेट्स क्या क्या है, इधर से एक आर आएगा और इधर से एक वाई आएगा, यानी कि जो गैमेट्स आए वो RY आ गया, इधर से जो गैमेट आए वो स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया। अब इसकी जो F1 जनरेशन देखने को मिली, ठीक है, इसकी जो F1 जनरेशन देखने को मिली, अगर इसको मैं इधर थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ, है ना, तो ये क्या था, ऐसे था। ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो बेसिकली क्या हुआ, जब इनको क्रॉस करवाया गया, आपस में जब इनको क्रॉस करवाया, तो इस तरीके की जो है F1 जनरेशन देखने को मिली। ठीक है, इस तरीके की F1 जनरेशन देखने को मिली। अब इसकी जब सेल्फिंग करवाई गई, इसकी जब सेल्फिंग करवाई गई, तो वहां पर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के गैमेट्स देखने को मिले, उसके लिए हम लोगों ने ये क्रॉस बनाई। ठीक है, ये क्रॉस हम लोगों ने बनाई। अब देखो इसके गैमेट्स किस तरीके से बनेंगे, ये बन गया, इधर क्या बन गया, दिस इज ये एंड ये, यही गैमेट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये यहां से गैमेट्स आ गए। अब इनको जब क्रॉस करवाया गया, ठीक है, अब इनको जब क्रॉस करवाया गया, तो वहां पर राउंड येलो सीड्स भी देखने को मिले। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, इनको ना हाईलाइट करती चलती हूँ, है ना, जस्ट अ मिनट। ये राउंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो। ओके, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो। मैंने सेम ही नंबर लिख दिया ना सब में। ओके, 2, 3, 4, 5, और कौन सा राउंड येलो, 6, 7, 8 एंड दिस इज 9। यानी कि 9 जो है वो राउंड येलो देखने को मिले, है ना। 9 जो बेसिकली, अगर हम लोग सीड कलर और सीड शेप की बात करें, तो राउंड येलो सीड जो देखने को मिले वो टोटल 9 देखने को मिले आउट ऑफ 16। फिर उसके बाद में जो बात हुई वो हुई राउंड ग्रीन की। ठीक है, राउंड ग्रीन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो राउंड ग्रीन यहाँ पे आपको कौन से दिख रहे हैं, राउंड ग्रीन जो है दैट विल बी दिस, दिस एंड दिस, है ना। RR बेसिकली क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग राउंड, एंड YY जो शो कर रहा है दिस इज शोइंग ग्रीन। ठीक है, सो ये क्या हो गए, राउंड ग्रीन जो हो गए वो 3 हो गए। ठीक है, यानी 9:3 तो बन गया अभी तक। अब रिंकल्ड येलो की बात करें, है ना, रिंकल्ड येलो की अगर हम लोग बात करें तो, ओके, अब रिंकल्ड येलो आपको यहाँ पर कितने देखने को मिल रहे हैं, दिस इज रिंकल्ड येलो, दिस इज ऑल्सो रिंकल्ड येलो एंड दिस इज ऑल्सो रिंकल्ड येलो। यानी कि रिंकल्ड येलो भी 3 देखने को मिले। लास्ट में कौन सा बच गया, बच गया रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन किधर है, ये रहा। तो रिंकल्ड ग्रीन कितने देखने को मिले, 1। यानी कि यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिली, वो राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन इज टू रिंकल्ड येलो इज टू रिंकल्ड ग्रीन की देखने को मिले, विच वॉज इक्वल टू 9:3:3:3:1। ओके, सो ये रेशियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वॉज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, यही जो थी बेसिकली, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई, जो हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई, वो ऐसे प्लांट्स के बीच में करवाई गई जो दो कैरेक्टर्स के अंदर एक दूसरे से डिफर कर रहे थे। ठीक है, जो क्या कर रहे थे, एक दूसरे से दो कैरेक्टर्स के अंदर डिफर कर रहे थे। सबसे पहले राउंड येलो लिए, फिर रिंकल्ड ग्रीन, ये पेरेंटल जनरेशन थी जहां से RY कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई अब आया। फिर F1 जनरेशन जो बनी वो राउंड येलो की बनी।
अब ये बनने के बाद में ये हुई बात कि इनकी गैमेट्स किस तरीके से बने, ये बने इनके गैमेट्स। अब इनके जब गैमेट्स बने और इनके अंदर सेल्फिंग जो हुई बेसिकली, उसकी वजह से ये फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 देखने को हमें मिली, एंड दिस इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब यही से आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपसे डाइहाइब्रिड क्रॉस क्रॉस पूछा गया तो आपसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछा ही जाएगा। ठीक है, नाउ इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस द phenotypes round yellow, wrinkled yellow, round green and wrinkled green। अब ये समझ रहे हो आप, राउंड येलो, wrinkled yellow, round green and wrinkled green, they appeared in the ratio 9:3:3:1। ठीक है, such a ratio was observed for several pair of characters which Mendel studied. The ratio of 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow:1 green with 3 round:1 green। ठीक है, बेसिकली ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली ये बताया हुआ है कि इस डेरिवेशन को किस तरीके से उन्होंने निकालने की कोशिश की। ठीक है, नाउ बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, अब आपको समझ में आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या, क्रॉसेस बिटवीन प्लांट्स डिफरिंग इन टू ट्रेट्स। यही मैंने अभी आपको बताया ना कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, बेसिकली जब हम लोग कुछ दो ऐसे प्लांट्स को क्रॉस करवा रहे हैं जिनके अंदर दो ट्रेट्स या दो कैरेक्टर्स क्या है, बेसिकली डिफरेंट है। ओके, नाउ Mendel proposed a set of generalization that we called Mendel's law of independent assortment. This law states that, ये बहुत ध्यान से आपने समझना है, पहले इसको हम लोग देखते हैं। When two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of characters। Now this is very important। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब हम लोग दो पेयर ऑफ ट्रेड्स को कंबाइन करते हैं हाइब्रिड के अंदर, तो एक पेयर ऑफ ट्रेड जो है वो दूसरे पेयर ऑफ ट्रेड से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो राउंड येलो जो था ये हमें एक प्लांट के अंदर देखने को मिला था, रिंकल्ड ग्रीन जो है ये हमको दूसरे पेरेंटल प्लांट के अंदर देखने को मिला था। जब इनकी प्रोजेनीज आई तो इनकी जो प्रोजेनीज थी वहां पर राउंड येलो भी था, ठीक है, बट राउंड ग्रीन भी था, और वहां पर रिंकल्ड येलो भी था और रिंकल्ड ग्रीन भी था। ठीक है, यानी कि एक पेयर ऑफ कैरेक्टर जो था, ग्रीन लिख रही हूं मैं, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर जो था वो दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है, बेसिकली सेग्रीगेट हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, बेसिकली दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, सो दिस वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी एक पेयर ऑफ ट्रेड जो है वो दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है और खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, अब अगर ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट ना कर रहे होते तो हमें तो सिर्फ राउंड येलो और रिंकल ग्रीन के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते, बट ऐसा नहीं हुआ। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव के ट्रेट भी हमें कुछ प्लांट के अंदर देखने को मिला, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हमें कुछ और प्लांट्स के अंदर देखने को मिला। ठीक है, कुछ के अंदर हमें सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट्स देखने को मिले और कुछ के अंदर हमें रिसेसिव ट्रेट्स भी देखने को मिले। यानी कि ये जो पेयर ऑफ ट्रेट्स थी ये एक दूसरे को क्या कर पा रहे थे, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर पा रहे थे। ठीक है, और दूसरे पेयर से उन्हें कोई मतलब नहीं था। ठीक है, वो एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर पा रहे थे। Now, the Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of two pair of gene during meiosis and production of eggs and pollens in the F1, capital R small y, R and capital Y small y plants. Now, consider the segregation of one pair of genes, capital R and small r. 50% of the gametes have gene capital R and other 50% have small r। ये बात हम लोगों को अभी पता चल चुकी है, काफी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। Now, besides each gamete having capital R or small r, it should have the allele capital Y or small y, है ना, ये भी हमें पता है। Important thing to remember is that segregation of 50% capital R and 50% small r is independent
फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल वाई एंड 50% स्मॉल वाई। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग राउंड और रिंकल्ड की बात करें तो उनका जो सेग्रीगेशन है 50-50% का, वो येलो और ग्रीन का जो 50-50% का सेग्रीगेशन है उससे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, therefore 50% of the small r bearing gametes has capital Y and other 50% has small y. I hope अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। Similarly, 50% of the capital R bearing gametes have capital Y and other 50% have small y. Thus, there are फोर जीनोटाइप्स ऑफ गैमेट्स। यानी कि यहीं से क्या हुआ, बेसिकली फोर जीनोटाइप्स ऑफ गैमेट्स देखने को मिले, यानी कि फोर टाइप्स ऑफ पोलन और फोर टाइप्स ऑफ एग्स देखने को मिले। फोर टाइप्स आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। और हर एक की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 25% और 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट्स प्रोड्यूस। वही हमने ऊपर बनाया था पुनेट स्क्वायर के मेथड से। नाउ when you write down the four types of egg and pollen are the two sides of Punnett square, it is very easy to derive the combination that gives rise to F2 plants. अब F2 plants के अंदर क्या था, 16 square, how many different type of genotype and phenotype are formed। ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी अभी कर चुके। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नाउ Mendel published his work on inheritance of characters in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 1900। मैंने वही बताया था कि मेंडल का जो काम था काफी टाइम तक क्या था, बेसिकली अनरिकॉग्नाइज था। ठीक है, फर्स्टली कम्युनिकेशन वाज नॉट सो इजी। आजकल क्या है, आप लोग एक टेक्स्ट यहाँ से करते हैं और वो कहीं पे भी लोगों के पास में इमीडिएटली क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। उस टाइम में कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज उतनी नहीं थी, काफी सारे रीजंस थे। ठीक है, ठीक है, एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। ठीक है, यानी कि उनका जो वाइड वर्क था वो बहुत वाइडली पब्लिश भी नहीं हो पाया था। Apart from this, secondly, his concept of genes or factors as stable and discrete unit that control the expression of one traits and of the pair of allele which do not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for apparently continuous variation seen in nature। यानी कि जो मेंडल ने बोला, अगर आपसे कोई पूछे कि मेंडल का जो काम है वो अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों था, पहला पहला जो रीजन आप दे सकते हो, जो आप बहुत इजीली याद रख सकते हो, दैट इज कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एंड हिज वर्क वाज नॉट वाइडली पब्लिसाइज्ड। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि वो जो उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था जीन्स का, जिसको अभी हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं, मेंडल ने सॉरी मेंडल फैक्टर्स बोलते थे, हम उनको जीन्स बोलते हैं अभी। तो उन्होंने क्या बोला था, ये जो जीन्स होते हैं स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट होते हैं और ये क्या करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ये जो पेयर ऑफ एलील्स है ये एक दूसरे के साथ में ब्लेंड नहीं करते। अब ये लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि कंटिन्यूस वेरिएशन जो हो रही है नेचर के अंदर उसके लिए एक प्रॉपर रीजन नहीं है। ठीक है, एक वैलिड रीजन नहीं माना गया था। थर्ड रीजन क्या था, थर्ड, Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and acceptable to many biologists of his time। मैंने बताया ना कि मेंडल वाज द फर्स्ट जिन्होंने मैथमेटिक्स को भी उसके अंदर इंक्लूड किया था, और लोगों को लगा कि ये तो पागल है, कुछ भी बोल रहे हैं, है ना, ऐसे ही बस बोल रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, finally, though Mendel's work suggested that the factors of gene were discrete unit, he could not provide any physical proof for the existence or fact of factors or say what were they made of। ठीक है, यानी कि ठीक है, मेंडल के वर्क ने बोला कि जो जीन्स थे वो डिस्क्रीट यूनिट थे, पर वो इसका कोई फिजिकल एविडेंस या प्रूफ नहीं दे पाए थे, या ये नहीं बता पाए थे कि वो जो फैक्टर्स या जीन है वो बने किससे हुए। अभी तो हम लोगों को पता है, बट उस टाइम पे नहीं पता था। ठीक है, अब क्या हुआ, 1900 के अंदर तीन साइंटिस्ट आए। मैंने बताया था तीन साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को बेसिकली रिकॉग्नाइज किया था। थ्री साइंटिस्ट, ह्यूगो डेवरीज, कार्ल कॉरेंस एंड वॉन शेरमैक, ये जो थे
दे इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि एक साथ में लगे पड़े थे, इंडिपेंडेंटली इन्होंने क्या किया, मेंडल का जो काम था उसको दोबारा से रीडिस्कवर किया, और फिर जाके जो है मेंडल की बात को थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी मिलनी शुरू हुई थी, और मेंडल को थोड़ा सा इज्जत मिलना शुरू हुआ था। ठीक है। Also, by this time, due to advancements in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. This led to discovery of structures in the nucleus that appear to be double and divide just before each cell divisions. उन्हें को क्या बोला गया था, क्रोमोसोम बोला गया था। और इनको उस टाइम पे क्या बोला जाता था, कलर्ड बॉडीज बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इनको जो विजुअलाइज किया जाता था वो स्टेनिंग की हेल्प से किया गया था। ठीक है। अब क्रोमोसोम्स के लिए इसके यहाँ पर क्या बोला गया, क्रोमोसोम्स क्या थे बेसिकली, स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू बी डबल, दैट अपीयर टू डबल, है ना, एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। ओके, दैट डिवाइड बिफोर ईच सेल डिवीजन, और इनको क्या बोला गया, क्रोमोसोम्स। ठीक है। In 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked out। ठीक है, यानी कि 1902 के अंदर क्रोमोसोम मूवमेंट जो थी मियोसिस की वजह से वो देख ली गई थी। अब क्या हुआ, जो वॉल्टर सटन और थियोडर बोवरी थे, सटन और बोवरी जो थे, उन्होंने क्या किया, दे नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वर पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स, एंड दे यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉस। तो आप देख रहे हो कि या तो बेचारे मेंडल को क्रेडिबिलिटी मिली नहीं थी, है ना, बोल दिया गया था कि इन्होंने तो फालतू में कुछ भी ऐसे ही बोल दिया है, और सडनली जब एकदम से लोगों को पता चलने लगा या एडवांसमेंट्स हुई और रिसर्च वर्क्स हुए, तब जाके पता चला कि अरे नहीं यार, मेंडल तो ठीक बोल रहे थे, ऐसे ही उन्होंने कुछ भी नहीं बोल दिया। आप खुद सोच के देखो, 7 साल तक उन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया, तो उन्होंने ऐसे ही तो नहीं बोल दिया होगा ना, 7 साल के बाद में उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स पे वो पहुंचे, तो वो ऐसे ही तो उन्होंने नहीं बोल दिया। ठीक है। सो बेसिकली जो सटन और बोवरी थे, उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम था इट वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स, और उन्होंने ये जो क्रोमोसोम मूवमेंट थी उसी को मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया। ओके, उसी को उन्होंने मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया। नाउ recall that you have studied the behavior of chromosomes during mitosis। अब माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, and meiosis is reductional division। The important things to remember are that chromosomes as well as gene occur in pair. The two alleles of a gene pair are located on homologous site on homologous chromosomes। Now this is important कि जो chromosomes होते हैं और जो genes होते हैं दोनों ही एक तो पेयर के अंदर अकर करते हैं, एंड जो दो alleles of gene pair हैं they are located on homologous sites on homologous chromosomes। ओके। अब इस फिगर को अगर हम लोग देखें, सो यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ए सेल विद 4 क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बात हो रही है G1 फेज के अंदर, देन इज G2 फेज के अंदर, फिर मियोसिस 1 एनाफेज, मियोसिस 2 एनाफेज, और यहाँ पर जर्म सेल्स। ठीक है। से यानी कि जो मियोसिस और जर्म सेल फॉर्मेशन हो रहा है सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम्स के साथ में, वही यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की हुई है। ठीक है। यानी कि जो क्रोमोसोम्स है वो किस तरीके से खुद को सेग्रीगेट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ओके। अब ये जो टेबल है, दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। ठीक है। अब ये जो बात हो रही है ना, यहाँ पर जो ए है, ए क्या है बेसिकली, दिस इज क्रोमोसोम्स। ओके, या फिर जीन्स, ये अभी हम लोगों को पता चलेगा। अकर इन पेयर, अकर इन पेयर। अब क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों ही क्या करते हैं, पेयर के अंदर अकर करते हैं। Segregate at the time of gamete formation such that only one pair is transmitted to a gamete। यानी कि ये बोल रहा है कि जो ए है वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट करते हैं। किस तरीके से कि सिर्फ ए की जो पेयर है वो गैमेट तक जाए। सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है, वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। ओके। Independent pairs segregate independently of each other. One pair segregates independently of another pair। यानी कि ए क्या कर रहा है बेसिकली, ए के अंदर जो इंडिपेंडेंट पेयर है वो दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है, और बी क्या कर रहा है, जो एक पेयर है
वो अनदर पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहा है। अब आपको बताना है कि ए क्रोमोसोम है या बी क्रोमोसोम है या ए जीन है या बी जीन है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ए या बी में से कौन सा क्रोमोसोम्स के लिए और कौन सा जीन्स के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी कि कौन सा क्रोमोसोम के लिए और कौन सा जीन्स के लिए। ओके, नाउ during anaphase of meiosis 1, the two chromosome pairs can align at metaphasic plate independently of each other. अब क्या होता है एनाफेज के अंदर, जब मियोसिस 1 के अंदर एनाफेज होता है तो जो दो क्रोमोसोम पेयर होते हैं वो खुद को मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अलाइन करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। यानी कि वो दोनों जो मेटाफिजिक प्लेट पे खुद को अलाइन करते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली खुद को अलाइन करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम, अच्छा इसको हाईलाइट कर देते हैं। ओके, अब इसी को समझाने की आपको कोशिश की गई है। कंपेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ फोर डिफरेंट कलर्स इन लेफ्ट एंड राइट कॉलम। अब ये अगर आप यहाँ पर फिगर देख रहे हो, ठीक है, ये आपको यहाँ पर फिगर दिखाई है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। नाउ दिस इज ओके। सो यहाँ पर आपको क्या दिखाया हुआ है, बेसिकली क्रोमोसोम्स दिखाए हुए हैं फोर डिफरेंट कलर्स के, ठीक है, लेफ्ट और राइट कॉलम के अंदर, ठीक है। लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी वन, ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली पॉसिबिलिटी वन के अंदर जो ऑरेंज और ग्रीन कलर है, ठीक है, यानी कि जो ऑरेंज और ग्रीन कलर्ड क्रोमोसोम से ये क्या कर रहे हैं, साथ में सेग्रीगेट कर रहे हैं। बट पॉसिबिलिटी टू के अंदर क्या कर रहे हैं, जो ऑरेंज क्रोमोसोम है वो रेड क्रोमोसोम्स के साथ में सेग्रीगेट कर रहा है, ठीक है, ये आपको बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है देखो, पॉसिबिलिटी वन क्या है, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। ये आपका मियोसिस वन एनाफेज के दौरान दिखाया हुआ है। पॉसिबिलिटी टू के अंदर क्या है, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम्स आर एट द सेम पोल, ठीक है। अब ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, मियोसिस टू के दौरान ये क्या करेंगे, खुद को इस अकॉर्डिंग अलाइन करेंगे, ठीक है, इस अकॉर्डिंग अलाइन करेंगे एंड दीज आर बेसिकली फॉर्मेशंस ऑफ जर्म सेल, ठीक है। यही यहां पर बोला हुआ है ना, देखो, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम्स और लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम्स, इन्होंने क्या करा, सेम पोल पे खुद को क्या किया, बेसिकली अलाइन किया। और यहाँ पर क्या हुआ, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम और लॉन्ग येलो और शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम सेम पोल पे खुद को अलाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से वहां पर जर्म सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिला और यहीं से पता चला कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, ठीक है, दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑफ वन अनदर। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of pair of chromosomes would lead to segregation of a pair of factors they carry. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance. Okay, यानी कि जो सटन और बोरी थे, इन्होंने बोला कि जो पेयरिंग और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सेग्रीगेशन होगा पेयर ऑफ फैक्टर्स या पेयर ऑफ जीन्स का जो वो कैरी आउट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो सेग्रीगेशन और सॉरी पेयरिंग और सेपरेशन हो रही है क्रोमोसोम्स की, उसकी वजह से क्या होगा, सेग्रीगेशन होगी पेयर ऑफ जीन्स या फैक्टर्स की जो वो कैरी कर रहे हैं। और इसी के थ्रू या इसी नॉलेज के थ्रू, ये जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की नॉलेज उनके पास में थी, उन्होंने इसको जब मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ में क्या किया, बेसिकली कंबाइन किया। सो फाइनली ही फॉर्मुलेटेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, यहीं से जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस निकल के आई थी। Following this synthesis of ideas, experimental verification of chromosomal theory of inheritance by T.H. Morgan or Thomas Hunt Morgan and his colleagues led to the discovering the basis for variation that sexual reproduction produced. अब मॉर्गन ने क्या किया था, he worked with tiny fruit flies Drosophila melanogaster. This is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो टीएच मॉर्गन थे उन्होंने किसके ऊपर काम किया था, उन्होंने
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर काम किया था, ठीक है। और किस लिए? बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को वेरीफाई करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज। अब क्यों सुटेबल थी ये? दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, यानी कि इनको लैब्स के अंदर ही, ठीक है, बहुत इजीली ग्रो करवाया जा सक रहा था। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। अच्छा, इसको ना आप थोड़ा सा हाईलाइट करो, ओके। सबसे पहली बात क्या थी? दे कुड बी इजीली ग्रोन, ठीक है, एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे इजीली ग्रो कर रही थी, ठीक है। कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। यानी कि एक तो हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को बहुत इजीली स्टडी कर पा रहे थे, बहुत जल्दी स्टडी कर पा रहे थे, इफेक्टिव स्टडी कर पा रहे थे, और एक मेटिंग के दौरान लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। ऑल्सो देर वॉज क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, द मेल एंड फीमेल, ठीक है। सो एक और ये रीजन था जिसकी वजह से जो है बेसिकली ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए यूज किया गया था, ठीक है। ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी हेरिडिटरी वेरिएशंस थी, ठीक है, जो इजीली लो पावर माइक्रोस्कोप से भी देखी जाती है। अब उस टाइम पे माइक्रोस्कोपी के अंदर भी उतनी एडवांसमेंट्स नहीं थी। सो बेसिकली इनके अंदर जो हेरिडिटरी वेरिएशंस थी वो लो पावर माइक्रोस्कोप से भी बहुत इजीली ऑब्जर्व करी जा रही थी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है? द स्मॉल वन इज मेल एंड द बिगर वन इज फीमेल, ठीक है। ये जो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर दिखाया हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है उसी को एज अ टेस्ट स्पीशीज क्यों लिया गया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, तो आप ये पर्टिकुलर रीजंस वहां पे देके आएंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, आपको फुल मार्क्स वहां पर मिल जाएंगे, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी, आज की वीडियो को मुझे लगता है हमें यहीं पे रैप अप कर देना चाहिए, वरना ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप लोग भी थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। ऑल्दो चैप्टर इंटरेस्टिंग है बट फिर भी नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाली है उसके अंदर हम लोग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। लिंकेज क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, प्लियोट्रोपी, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये सारी जो बातें हैं हम लोग नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज it motivates me to make more interesting and useful videos for you. So we will be meeting you in the next video and we will be continuing this chapter. Till then, keep learning.